गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पे जेपीएससी मेंस पेपर मेंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके डिस्कशन को लेकर हैं। बेसिकली जो जीएस पेपर 4 है जेपीएससी मेंस के अंदर में, दैट डील्स विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। देखिए, ये सिंबॉलिक तौर पे है अपने पास, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी अपने आप में ही एक मतलब एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक तो वो तो हो ही गया, प्लस इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना एक यूपीएससी में देखेंगे मेंस में एक अलग ही सब्जेक्ट है ऑप्शनल पेपर के अंदर में। और एंड रिलेटेड टॉपिक है गुड गवर्नेंस। तो एक वाइडर कवरेज है, बट जेपीएससी ने क्या किया है ना कि एक डिटेल्ड जो फॉर्म है सिलेबस का वो दे करके जो कन्फाइनमेंट है, लिमिटेशन प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा वेग हो जाता। तो मैं शुरू से इस बात को बोलता हूँ कि कोई भी एग्जाम दें उससे पहले उसके सिलेबस को बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। और नाउअडेज कोई भी कमीशन ये आउट ऑफ बॉक्स जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो विद इन दैट सिलेबस ही आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो बस इतना करना है आपको कि इस सिलेबस को एकदम रेगुलर इंटरवल पे गो थ्रू होते रहना है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जेपीएससी का जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है पेपर 4 के अंदर में, और जो भी आपके जो आपने देखा है क्वालिफाइंग पेपर है अपने पास, ठीक है। क्वालिफाइंग के बाद आप देखते हैं जीएस के 4 पेपर वहां यहाँ पे जेपीएससी के भी अंदर में रखे हुए हैं, और एक्चुअली ईच कंप्राइज ऑफ 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में देखेंगे टोटल कितने हो गए अपने पास 800 मार्क्स। इस 800 मार्क्स के अंदर में बिल्कुल एक सिग्निफिकेंट वे में बतला दिया गया है कि पेपर 1 के अंदर में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, पेपर 2 जो है अपना बेसिकली सॉरी ये जो नंबरिंग है ना, मैंने ठीक है जीएस के अंदर में मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके बोला है। तो वो आप पेपर 4 जो बेसिक मतलब जो मेरिट काउंट होंगे उसके रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ, इसकी कंटिन्यूटी को इस वजह से मैंने रखा है। और यहाँ पे पेपर 4 ओवरऑल जो जेपीएससी मेंस के अंदर में पेपर 4 है, दैट रिलेट्स टू जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे एग्जाम पैटर्न जो मेंस का है उसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंप्राइज्ड ऑफ 2 मार्क्स। ये हो गया अपने पास 40 मार्क्स। और फिर जाकर के जो 160 मार्क्स के लिए आपसे 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ये आपके मेंस है और ये आपका रिटन फॉर्म में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा 4 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो बहुत आसान, अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर की क्लियरिटी होगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। लाइकवाइज हम लोग के डिस्कशन का पार्ट होगा आज कि जो अपना सब्जेक्ट कोड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो पैटर्न है ये सेक्शन ए को रिलेट करता है, ये सेक्शन बी के अंदर में। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस ईच ऑफ 2 मार्क्स, इन टोटल इट बिकम्स 40 मार्क्स। सेक्शन बी 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं आपको आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन ऑप्शंस, और जो कि टोटल आपका स्कोर करेगा 160। तो इन दोनों को मिलाकर के 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे कैसे अपने आंसर के अप्रोच को करेक्ट रखना है, सो दैट में फेच वेरी गुड मार्क्स और हमारे लिए मेरिट में काउंट करेगा वो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, क्या कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अगर मैं आपको डिस्कशन के रिगार्डिंग ये बतलाऊं क्या कि ये टॉपिक कवर हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। तो सबसे पहले प्रीएम्बल को भी एकदम फास्ट करेंगे, और चूंकि मेरी कोशिश होगी क्या कि इस डिस्कशन के बहाने आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचे। प्रीएम्बल का जो एस्पेक्ट है, एक्चुअली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एट दैट टाइम इट कंटेंट प्रीएम्बल थे अपने पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और फिर अपने पास 8 शेड्यूल्स थे। इन दैट प्रीएम्बल तभी भी था, और प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट लेट्स से इट हैज बीन रेफर्ड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इमिनेंट ज्यूरिस्ट, इमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड ए पालखी वाला। तो उन्होंने बोला क्या कि ये आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज इन दिस रिगार्ड कि हम लोग बोल सकते हैं
preamble is mirror of the constitution और it reflects whole philosophy of the constitution। ये रिफ्लेक्शन है पूरे constitution का, ये मिरर है constitution का, ये जो constitution की philosophy, principles, ideas है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इन द सेंस कि अगर हमें अपने इंडियन constitution को समझना है तो हम प्रियम्बल को पढ़ करके प्रियम्बल को डिस्कस करके समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इफ आई स्टार्ट आवर प्रियम्बल, वहां पे ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इसके सेलिएंट फीचर्स के तौर पे देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना दैट डिराइव्स इट्स पावर एंड फंक्शंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ। उसके बाद हम लोग सेलिएंट फीचर्स के तौर पे देखते हैं तो उसके लिए थोड़ा प्रियम्बल के डिस्कशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद बोला जाए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो 5 वर्ड्स रेफर किए गए हैं दैट सिग्निफाइज कि ये इंडिया के नेचर को बतलाता है। क्या कि इंडिया का नेचर क्या होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिकन होगा। और वहीं पे फर्दर हम लोग देखते हैं क्या कि जो इंडिया के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड की गई है टू अचीव द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लेट्स से। उसके बाद हम लोगों के लिए बोला गया है इक्वलिटी के लिबर्टी के नॉर्म्स को अचीव करना। लिबर्टी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। ये क्या क्या होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 टाइप की लिबर्टी हो गई। वहीं पे 2 टाइप की इक्वलिटी के बारे में बताया गया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसी में लिखा गया है क्या कि प्रियम्बल ये मतलब कि नेचर को बतला दिया, ऑब्जेक्टिव को बतला दिया और जो फीचर्स के तौर पे देखेंगे कि पावर एंड फंक्शन, पावर कहां से डिराइव कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया से, यानी पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं पे लास्ट में देखेंगे आप एक डे का रिफ्लेक्शन है, एक डेट का रिफ्लेक्शन है प्रियम्बल के अंदर में इटसेल्फ, और वो है कि वो एडॉप्शन डे को रेफर करता है, यानी 26 नवंबर 1949 एज द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रिपेयर हो गया था, व्हेन इट वाज ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और उसी दिन को अनअपोज्ड वे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास कर दिया जाता है। और यानी कि एडॉप्शन डे ये हो गई और यही चल के आगे इंप्लीमेंट हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, यानी ये एडॉप्शन डे हो गई, इंप्लीमेंटेशन डे हो गई। ये ओवरऑल प्रियम्बल के रिगार्डिंग स्टोरी है अपनी। और यहाँ पे बोला गया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल के अंदर में कितने वर्ड्स जुड़े थे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेटिंग डायनेमिज्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एज वेल। तो यहाँ पे प्रियम्बल के अभी तक अपने प्रियम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है, वो भी कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक्चुअली हैज बीन रेफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इतने सारे अमेंडमेंट उसके अंदर में लाए गए थे और इसी डायरेक्शन में प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया था टू इनकॉर्पोरेट द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट तो आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट। और यहीं पे सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि इन आवर कंट्री ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स रिलीजन, सारे लोग जो है पीसफुल हार्मोनी के साथ रह रहे हैं। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है नेशंस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाली बात। तो यानी कि ये 3 टर्म्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइकवाइज बहुत आसान सा है, 2 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने थोरोली पढ़ा होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। जहां पे भी सोवरेन पहला ऑप्शन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, तो देखिएगा सोवरेन तो आपको एज यूजुअल शुरुआत से ही है। और दूसरा ऑप्शन देखिएगा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, तो अपना ये ऑप्शन आता है, तो हम ऑप्शन बी को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, बस हमें थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है सारी चीजों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू, यानी कि प्रियम्बल वाले एस्पेक्ट क्लियर हो गए। मेरी कोशिश है क्या कि इस शॉर्ट डिस्कशन में, वेरी शॉर्ट डिस्कशन में आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, और थोड़ा आप आगे अपने आप को इस वे में भी तैयार करिएगा कि हमें इसी हिसाब से पढ़ना भी होता है आगे किसी एग्जाम्स के लिए। तो दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपको पता है क्या कि हमारे पास
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए थे अंडर पार्ट 3 और दैट वाज इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 12 to 35, यानी कि जो फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक राइट्स टू द इंडियन सिटीजन्स वर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो फंडामेंटल किस वजह से डील कर रहे हैं, सिंस इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो इस वजह से यानी कि उसके चहुमुखी विकास के लिए जरूरत थी, इस वजह से हम लोग फंडामेंटल इंक्लूड कर रहे हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपने देखा होगा क्या कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया है दैट वाज फ्रॉम यूएसए, जहां पे कि बिल ऑफ राइट्स से हमने लिया है, बिल ऑफ राइट्स जो कि 1791 का। यहाँ पे देखिए ये भी चीज सोचने वाली बात है, यूएसए में जो है मतलब कि इंडिविजुअल्स राइट को 1791 में ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, और अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्योंकि वहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे थे इसके रिगार्डिंग, इंडिविजुअल्स राइट के रिगार्डिंग, तो हमने वहां से वो प्रोविजंस ले लिया फंडामेंटल राइट्स का, और अपने यहाँ पार्ट 3 के अंदर में अंडर आर्टिकल 12 to 35 रख दिया। अब देखिए इसी में जब आप डिस्कशन करेंगे तो आगे चल के आपको आर्टिकल 32 का कंसेप्ट मिलेगा। तो इसके लिए ओवरऑल जो बात है मैं आपको पहले ही वो बता दे रहा हूँ, इट हैज बीन रेफर्ड एज सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला गया है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो ओवरऑल प्रोविजन है 12 to 35। एक्चुअली देखेंगे आप जब पढ़ेंगे तो 12 जनरली जो स्टेट्स के डेफिनेशन को इंक्लूड करके है, 13 जो है वो लॉज के डेफिनेशन को इंक्लूड करके, एक्चुअल प्रोविजंस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 14 to 35 तक में है प्रोविजंस। तो जो पूरी ओवरऑल कैटेगरी ओवरऑल प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स के, दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड अंडर 6 कैटेगरी। पहला है राइट टू इक्वलिटी, ध्यान रखिएगा राइट टू इक्वलिटी, तो ये राइट को अचीव किया जाता है आर्टिकल 14 to 18। दैट्स व्हाई ये चीज बोला था कि 14 से शुरुआत होती है राइट टू इक्वलिटी के रिगार्डिंग, मतलब 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद है अपना जो नेक्स्ट वाला है राइट टू फ्रीडम, ये दूसरी कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 to 22। तो अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल मेंस में भी इस वाले में भी है आर्टिकल 19 के अराउंड डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है दैट रिलेट्स टू राइट टू फ्रीडम, जो कि आगे इसमें खुद देखेंगे आर्टिकल 19 के अंदर में 6 फ्रीडम राइट्स गारंटी एंड प्रोटेक्ट किए गए हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं तीसरी कैटेगरी अपनी हो जाती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट हैज बीन एक्सप्लॉयटेशन, ध्यान रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि लेबर जो लेबर है लेबर के बारे में बोला गया है। उसके बाद फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को प्रोहिबिट किया गया है, और दैट आर्टिकल 24 बेसिकली डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो फोर्थ कैटेगरी है अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में जो पूरे प्रोविजंस है दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 25 एंड एंड्स एट 28, यानी कि 25 to 28 जो है राइट टू रिलीजन दिए गए, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर 25, और 25 है, 26 है, 27 है, 28। तो बहुत शॉर्ट टाइम स्पेन है तो इसमें अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, बट बेसिकली 25 को जान लीजिए कि ये आपके दो मतलब कि जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल्स के बारे में, जैसे इंडिविजुअल्स है तो उसकी एक इनर फिलॉसफी होगी, इनर कॉन्साइंस होंगे उसके, किसी भी टीचिंग्स को मानने को, किसी भी रिलीजियस टीचिंग्स को मानने को लेकर के, यानी कि इट हैज टू बेसिस कि वो जो उस पर्सन के पास जो इनर बिलीफ है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, और उस इनर बिलीफ के होने के कारण दैट पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 25 टू प्रोपगेट, टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि ये दो कंसेप्ट पे बना हुआ है, आपके इनर बिलीफ पे और उस इनर बिलीफ के रिगार्डिंग आपके पास यानी कि उस इंडिविजुअल के पास राइट है, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। तो चौथी कैटेगरी अपनी ये होगी। पांचवी कैटेगरी है राइट टू माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के पास अपने राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 to 30, यानी 29 और 30 में बेसिकली तो 29 है उसको कल्चरल राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, और 30 उस माइनॉरिटीज को ये राइट्स दिए गए हैं कि माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि 29 और 30 का एस्पेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी हो जाती है बेसिकली। आप देखेंगे वी डोंट हैव आर्टिकल 31 सिंस इट हैज बीन, ये कंटेंट क्या करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, और आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978
और यानी कि अगर मैं बोलूं क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली कहां कहां पे था अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं मैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 31 और फिर उसके बाद आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज एफ। तो ये दोनों जगह पे जो है अपने पास राइट टू प्रॉपर्टी थे। और बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब राइट फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा करके कहां पे रख दिया गया, नॉर्मल लीगल राइट्स के अंदर में, यानी अंडर आर्टिकल 300A। ध्यान रखिएगा, अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर में रख दिया गया इसको, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से क्यों हटा के रख दिया गया। आप इवन सोच सकते हैं, मान लीजिए जब अपनी सोसाइटी डेवलप हुई अंडर द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कभी कोई लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, कोई लैंडलेस लेबरर वगैरह हुआ करते थे, तो देयर वाज prevalent form of inequalities in our society। तो गवर्नमेंट एज ए हैविंग कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट की कोशिश तो होगी ना क्या कि सोशल इक्वलिटी के नॉर्म्स को अचीव करने की। आपने देखा होगा क्या कि राजे महाराजे वगैरह पहले चला करते थे, बाद में प्रिवी पर्स वाला एक प्रिवी काउंसिल प्रिवी पर्स के वो एबोलिश कर दिया गया, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने तक कुछ टाइम तक जो है इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बाद में लॉज बना के इनके स्टेटस को यानी कि सोशल इक्वलिटी के नॉर्म्स को अचीव करने के लिए इन सबको खत्म कर दिया जाता है। उसे मतलब उस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला भी अपने पास आइडिया हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इन सब का यानी कि जो सोशलिस्ट पैटर्न है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एस्पेक्ट है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोशिश हो रही थी, यानी कि मान लीजिए आप लैंडलॉर्ड हैं बहुत बड़े, यानी और एक तरफ क्या है उसी सोसाइटी में लैंडलेस लेबरर्स हैं, तो यानी कि उनको अपलिफ्ट किए बगैर तो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है वो अचीव नहीं किया जा सकता था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के एस्पेक्ट को अचीव नहीं किया जा सकता था। दैट्स व्हाई हमें ये यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मूव लेना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग। और है बाकी आपने पढ़ा होगा तो वी हैव इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 31A है, B है, देन C है। 31 के ही अंदर में we don't have article 31, instead of that we have 31A, 31B and 31C। आपने पढ़ा होगा तो 31A के बारे में आपको पता होगा क्या कि एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद 31B वाज बेसिकली रिलेटिंग टू 9th शेड्यूल, जहां पे कि गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती थी क्या कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाने की, तो उसको 9th शेड्यूल के अंदर में रख लिया जाता था, क्योंकि अर्लियर इट वाज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। बाद वो भी चीजें चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा IR कोलो केस 2007 से इट हैज बीन कवर्ड ब्राउट अंडर द जुडिशियल रिव्यू, तो वो भी चीजें चेंज हो जा रही है। 31C बेसिकली क्या मतलब इसका भी कंसेप्ट है 31C का, इट इज एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वलिटी, जहां पे कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्शंस अगर ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए किया जाता है, और आपको ओवरऑल ये पता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज के हैं, मतलब प्रीडोमिनेंस करता है किसी भी लॉज पे, यानी कि जो आपने देखा हुआ कंसेप्ट के तौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है या सेपरेबिलिटी है, यानी कि जो आच्छादन का हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि कोई भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल राइट विल ओवरशैडोज दैट लॉ, यानी कि उसको कवर कर देगा। कब तक? जब तक कि वो लॉ या प्रोविजन इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स है। यही अपना डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और हम अगर चाहते हैं क्या कि वो लॉ इन्फोर्सेबल हो, इन्फोर्स हो, एग्जीक्यूट हो, तो वो लॉ जो कि वो लॉ पूरा का पूरा या फिर उस लॉ का कोई पार्ट अप टू दैट एक्सटेंट कि वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट था। सपोज उस लॉ का पर्टिकुलर कोई सेक्शन या ग्रुप ऑफ सेक्शंस अगर फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट था, उस पूरे इनकंसिस्टेंट पार्ट को ही हटा के आप लॉ को सर्वाइव करा सकते हैं, लॉ को एग्जिस्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स के होने की वजह से वो लॉ नलिफाई कर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये जो अपनी 6th कैटेगरी थी दैट वाज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और यही था अपना 32 दैट हैज बीन रेफर्ड इन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का ये मतलब है क्या कि आर्टिकल 32 में ही ये बातें बतला दी गई है क्या कि ये जो सारी चीजें हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो एट दैट टाइम दैट इंडिविजुअल हैज ऑप्शंस अदर टू डायरेक्ट मूव इन द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा
in case of violation of individuals violation of fundamental rights of an individual, that individual has been guaranteed and protected their fundamental rights in the sense कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है डायरेक्टली और चाहे तो हाई कोर्ट मूव कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जब वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है तो क्या कि बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32, और जब वो हाई कोर्ट मूव कर रहा है बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 226। थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कैसे इंपावर करता है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट इश्यूज 5 टाइप्स ऑफ रिट। समझ गए? जब इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रिट को, यानी कि रिट जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, दैट इज टू बी यूज्ड विद द वायलेशन, यूज्ड इन कनोटेशन टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ना कि पब्लिक के केस में करते हैं। आपने देखा होगा कि इसी के अंदर में सिलेबस में क्लियरली पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी मेंशन है। तो चीजें बाहर नहीं पूछी जा रही है कभी भी, सिलेबस के अंदर में ही है, बट ये देखना होता है कि आप कितना अटेंटिव है while studying that particular topic। तो 5 टाइप के रिट में आप देखते होंगे, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, रिट ऑफ मैंडामस है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ सर्टियोररी है एंड रिट ऑफ क्यो वारंटो है। तो ये 5 टाइप के हेबियस कॉर्पस, थोड़ा बहुत मान लीजिए कि हेबियस कॉर्पस की लिटरल मीनिंग होती है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जिस किसी पर्सन को डिटेन किया गया है या फिर अरेस्ट किया गया है, तो यानी कि इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज की गई है कि दैट इंडिविजुअल्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। आपको पता होगा कि विद इन 24 आवर्स, यानी कि ये सारी चीजें हैं। और विद इन 24 आवर्स कहने का क्या मतलब है? क्या मैं पूछूं आपसे, क्या कि ये टाइम इंक्लूड करता है जर्नी वाले टाइम को या एक्सक्लूड करता है? तो आंसर हमारा सिंपल है, इट एक्सक्लूड्स द टाइम ऑफ जर्नी। और आपको पता होगा कि जो यूपी वाला मामला था विकास दुबे, और इसी एक्सक्लूड्स द टाइम ऑफ जर्नी के केसेस को समझते हुए आप देखते हैं कि कैसे गाड़ी पलट जाती है और फिर मतलब क्या हो जा रहा है। तो हमें ये भी देखना होता है, यानी कि जो चीजें चल रही है ऑनगोइंग, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कोई गलती नहीं है किसी की, यानी कि पूछा जाना चाहिए इनफैक्ट। तो उसके बाद हेबियस कॉर्पस का ये मामला हो गया। मैंडामस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं परम आदेश, यानी इट इन दिस केस, इन केस ऑफ मैंडामस, कोर्ट डायरेक्ट्स टू दैट ऑफिशियल, यानी कि वो डायरेक्शन देता है कोर्ट, यानी कि इसका लिटरल मीनिंग होता है वीक कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ हायरार्की है कोर्टों की, यानी सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स लेवल, हाई कोर्ट इन बिटवीन, यानी कि जो अपनी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो उसका एक मॉडल अगर बोले क्या कि किस शेप में मिलेगा, किस शेप में देखने को मिलेगा, ये तो पिरामिडिकल शेप में देखने को मिलता है। पिरामिडिकल इन द सेंस, ये रहा अपना, here at the top सुप्रीम कोर्ट इज लाइंग, इन बिटवीन हाई कोर्ट इज लाइंग, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट लाई करता है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक चीज मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन मैं उनके हिसाब से कर रहा हूँ जिन्होंने मतलब फाउंडेशन बैच वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से मैं स्पीड, चूंकि टाइम कम होगा इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में ही बोल रहा हूं, तो आप लोग कॉप अप करने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पे हाई कोर्ट इन बिटवीन है, जहां पे कि हम ये देखते हैं देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, और यहाँ पे लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर सिग्निफाई करता है, यही हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जहां पे कि हम देखते हैं, इसको हम लोग एक लाइन में बोले तो इट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, इट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड इन द सेंस क्या कि सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स लेवल, सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या कैपेसिटी है, इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है ये, यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही। तो यानी कि अगर हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन एरिया को क्रॉस कर गया, एक्सीड कर गया, यानी कि प्रोहिबिशन कब यूज होता है कोर्ट के द्वारा, हायर कोर्ट के द्वारा, यानी कि इट इज यूज्ड बाय द हायर कोर्ट अगेंस्ट लोअर कोर्ट, कि जब लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन एरिया को, जुरिस्डिक्शन जोन को एक्सीड करके डिसीजन देता है, तो उस वक्त हायर कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि अभी रुक जाओ, है ना, यानी कि टू प्रिवेंट, टू फॉरवर्ड, यानी कि समझ गया लिटरल एस्पेक्ट सर्टियर, यानी कि यहाँ पे बस प्रिवेंट किया जा रहा है, और उसी से मिलता जुलता टर्म है सर्टियररी, यानी टू बी सर्टिफाइड, इसकी लिटरल मीनिंग है। इसका कहने का यह मतलब है कि जहां पे प्रोहिबिशन में प्रिवेंट किया जा रहा था, जहां पे प्रिवेंशन के साथ साथ उसको ये भी बोला जाएगा कि आप मतलब कि ये काम करिए। इट मींस इट इंक्लूड्स बोथ द फीचर्स प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, क्योंकि बतलाया भी तो जाता है कि क्या करना है।
सो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ भी ये भी सर्क्यूलरी भी आपको इट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, या ये फर्क ये होगा या इससे डिफरेंस इसमें ये है क्या कि इट इज एक्सरसाइज्ड बाय द हायर कोर्ट इन केस वेयर लोअर कोर्ट एक्सीड्स इट्स जुरिसडिक्शन, और वहां पे एरर ऑफ लॉ भी हो सकता है, यानी कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हो सकता है इंटरप्रिटेशन वगैरह को लेकर के, सो दैट कि क्यूरेटिव वाला भी मामला इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट अपने पास क्यू वारंटो, इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी इट एग्जामिन्स और इट वैलिडेट्स लीगलिटी क्लेम ऑफ दैट पर्सन, क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल टू होल्ड दैट ऑफिस, यानी कि इलीगल होल्डिंग को मना करता है। देखते होंगे कभी कभी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट पूछ लेता है उस पब्लिक ऑफिशियल से क्या कि भाई आपको किसने सेलेक्ट किया, समझ गए, यानी कि इन दिस टाइम हियर कोर्ट वांट्स टू क्लेम लीगलिटी ऑफ दैट पर्सन टू होल्ड दैट पोस्ट और पर्टिकुलर पोजीशन, समझ गए बात को। तो ये 5 टाइप के रिट इश्यू होते हैं। आर्टिकल 32 के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है, और हाई कोर्ट मतलब आर्टिकल 226 के मामले में हाई कोर्ट जो है इन 5 टाइप के रिट को एक्सरसाइज करता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 टाइप के रिट को एक्सरसाइज करता है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बट हाई कोर्ट जो है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल के साथ साथ मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन और पर्सन के अदर राइट्स का वायलेशन, यानी कि नॉन फंडामेंटल राइट्स, जो कि इस आर्टिकल 4 मतलब जो प्रोविजंस के पर्टिकुलर प्रोविजंस के अंदर में आपने 14 to 35 देखा, उसके अंदर में वायलेशन तो हुए ही हो, बट पर्सन के अदर राइट्स का भी वायलेशन हो जाएगा, तब हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो रिट जुरिसडिक्शन यानी कि जो रेंज है, जो जुरिसडिक्शन एरिया है पर्टिकुलरली रिट के मामले में, तो वहां पे किसके पास वाइडर स्कोप हो जाता है, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट हाई कोर्ट के पास हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस रिट जुरिसडिक्शन बोथ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज वायलेशन ऑफ पर्संस अदर राइट, जो कि रेस्ट्रिक्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ही एक्सरसाइज कर रहा था रिट। दैट्स व्हाई जो रिट जुरिसडिक्शन का वाइडर स्कोप अपने को कहां पे मिलेगा, हाई कोर्ट के केस में मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिक टाइप के होते हैं, समझने वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग तो यानी कि इतना सारा डिस्कशन देख पाए, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको कहां पे मिला, आर्टिकल 32 के अंदर में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में पूछा गया। प्रेसिडेंट कौन क्या है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन मैटर्स है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं, मैं बोल भी रहा हूं, बाद में लिखता हूं इसको। देखिए अपने पास मैंने आपको शुरुआत से ही बोला क्या कि अभी अपने पास अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर 25 पार्ट्स, उन 25 पार्ट्स के अंदर में अपने पास पार्ट 5 भी है। पार्ट 5 दैट बेसिकली डील्स विद द सेंटर, है ना, सेंटर है। तो इसके अंदर में आप देखेंगे क्या कि मतलब कि यूनियन है, एक्चुअली में यूनियन बोला गया है, द यूनियन। तो द यूनियन ये जो पार्ट 5 के अंदर में इट हैज सेवरल चैप्टर्स लाइक यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर। इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में आप देखेंगे जो अपने पास प्रोविजंस हैं, बेसिकली आप देखेंगे कि जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 हो गया अपने पास, क्या हो गया 36 to 51, पार्ट 4 दैट हैज बीन इंश्राइंड लेटर ऑन। पार्ट 4A जो आप क्या देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रोविजन लाया गया था, तो वो क्या है अपने पास पार्ट मतलब आर्टिकल 51A के अंदर में है, समझ पाए। तो 50 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का है, जिसमें कि आप देखेंगे 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रेसिडेंट है अपने पास, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सॉरी एक मिस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट भी है अपने पास, मतलब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में पढ़ने को लेके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी टॉपिक है इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में, यानी कि ये 5 ऑफिशियल्स के बारे में मेंशन है। यहाँ पे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली हैज बीन आस्क्ड रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स। तो आर्टिकल 52 to 78 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है डिफरेंट प्रोविजंस के साथ, जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके क्वालिफिकेशन मैटर को कहां पे डील किया गया है। अब देखिए ऑप्शंस के रिगार्डिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 56 है। बेसिकली क्या है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो चीजें जो शुरुआत की, जैसे 52 सिंपली बोल दिया गया देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में बोला गया है क्या कि प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शंस को एम्फेसाइज किया गया। क्या बोलता है 53
यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यहां मतलब समझिएगा, यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट और ही एक्सरसाइजेस हिज पावर्स एंड फंक्शंस, मतलब इन सच वे दैट, मतलब कैसे उसके नेचर को बताया गया है कि वो अपने पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा, बोला गया है आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड ही एक्सरसाइजेस सच पावर्स either directly or through officers subordinate to him। तो आर्टिकल 52 क्या हो गया सिंपल वे में, 53 क्या हो गया सिंपल वे में, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे 56 वाला मामला है, तो 56 जो है वो टर्म को बताया गया है, यानी कि जो प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म है कि क्या होता है 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एलिजिबल किया गया है कितने ही बार के लिए वो एलिजिबल है री इलेक्शन को लेकर के। अगला है, जैसे कि मान लीजिए 56 में टर्म हो जाता है, ये री इलेक्शन वाला जो मैंने मामला बोला वो आर्टिकल 57 के अंदर में प्रोवाइडेड है, और 58 जो है वो अपना क्वालिफिकेशन मैटर को डील करता है, और जो कंडीशन ऑफ जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, यानी कि जैसे बोला गया है कि अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है या मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड किए हुए अंडर यूनियन और स्टेट, तो वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के। ये तो होगी एलिजिबिलिटी की बात, और वहीं पे ये बोला गया है कि नो एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल टू होल्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब जब वो एमपी हो या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में चाहे एमएलए या फिर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो एमएलसी। समझ गए बात को। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज दैट सीट, पार्लियामेंट मतलब ये एमपी की सीट से या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से। तो ये कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बतलाया गया, यानी कि ये भी बोला गया है कंडीशन ऑफ सर्विस के अंदर में क्या कि प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। होपफुली आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस छोटे से डिस्कशन के अंदर में सिर्फ इतना बतला पाएंगे क्या कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझिए कि एक पोजीशन है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इट्स ए पोजीशन बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन, है ना, एज वेल। और इस पोस्ट के पास पावर, इस पोस्ट के पास कैपेसिटी है फाइनेंशियल गेन को लेकर के। समझ गए ना बात। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, दिस पर्टिकुलर पोजीशन हैज कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव एक्शंस, लेजिस्लेटिव एक्शंस, एज वेल इट हैज कैपेसिटी टू हैव फाइनेंशियल गेन। तो दैट्स व्हाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने से मना किया गया है ना। तो ये भी टर्म्स ऑफ मतलब कंडीशन। तो आर्टिकल 59 जो कि विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ सर्विस, तो यानी कि इस गिवन ऑप्शन से अपने पास क्या हो जाएगा आर्टिकल 58 दैट प्रोवाइड्स क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैटर्स के अंदर में क्या देखते हैं, ए पर्सन शुड बी क्वालिफाइड, मतलब हूसोएवर विल बी क्वालिफाइड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन सिटीजन हो। पहली एलिजिबिलिटी यही हो जाती है, पहली क्वालिफिकेशन अर्थ है यही है क्या कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अगर कोई पर्सन इफ सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसकी जो कैंडिडेचर है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। फिर एज वाइज बतलाया गया है क्या कि एज वाइज में शुड हैव अटेंड द एज ऑफ मिनिमम 35 इयर्स, एक ये भी क्वालिफिकेशन के अंदर में। और आगे बतला दी गई है क्या कि दैट पर्सन मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी कहां है, किस हाउस के तौर पे बतलाई गई, दोनों हाउस में से, मतलब एलिजिबल टू बी इलेक्टेड इन लोकसभा। और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जब क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, और वहां पे वो एलिजिबल किसके लिए हो जाएंगे, राज्यसभा के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से डिस्कशन है। अगला है विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखिए अपने पास जैसे कि अगर हम लोग पार्लियामेंट के कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एज अपर हाउस एंड लोकसभा एज लोअर हाउस। तो यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा का जो सिग्निफिकेंस है सेकंड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। समझ गए, पार्लियामेंट के अंदर में ही देख रहे हैं प्रेसिडेंट है, शॉर्ट लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो ये राज्यसभा का हम लोग मतलब राज्यसभा जो कि इंग्लिश हिंदी नाम है, हिंदी नाम दैट हैज बीन एडॉप्टेड इन द ईयर 1952 राज्यसभा के लिए। और इसका जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे नाम मिलेगा इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। दैट सिग्निफाइज second house of the parliament, second chamber of the parliament that has its genesis under Government of India Act 1919। आपने देखा होगा क्या कि थोड़ा सा मैं इसको मतलब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रिवोल्यूशन हो रहा था अंडर ब्रिटिश रूल, वहां पे क्या देख रहे थे आप, मतलब बहुत सारे प्रोविजन से अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी।
मतलब जो फाउंडेशन पड़ा था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स, वो था अपना रेगुलेटिंग एक्ट। आफ्टर दैट हम लोग जर्नी में देखे पिट्स इंडिया एक्ट है, 1833 वाले लॉज थे, मतलब एक्ट था। उसके बाद 53 वाले जो लॉज थे उसके अंदर में देखा होगा आपने। फिर उसके बाद 58 वाले आ जाते हैं, 61 का है अपने पास, 1992 का है। फिर उसके बाद जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है अपने पास 1909 का, और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं। तो यहां तक देखेंगे एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में है, आपने इन दोनों हाउस के रिगार्डिंग क्या देखा था? पहले हम लोग बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट हैज बीन चेंज्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गए? और वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बस वो वाले पार्ट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो कि अपने काम का है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है, जो अपने पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट हैज बीन बाइफर्केटेड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ गए? तो राज्यसभा यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज होता है। तो हम लोग कहां से ओरिजिन कर सकते हैं? यही अपना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन से। क्लियर है यहाँ तक होपफुली? तो ये है अपना। उसके बाद जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्लियरली ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बी होगा उसका। उसके बाद है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिफ्थ क्वेश्चन है, वी हैव which articles of the constitution of India provides that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले अपना इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, that has been referred as pyramidal in shape, और अगर सेंटेंस के तौर पे बोलें तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम रेफर किया गया है। इसको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस अपने पास कहां पे, पार्ट 5 के ही अंदर में है। इनफैक्ट पार्ट 5 के अंदर में कहां से कहां तक, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिफाइन किया गया है, जुरिडिक्शन वगैरह को डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल पार्ट 5 के अंदर में, अंडर आर्टिकल 124 टू 147। यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, दैट हैज बीन मेड, दैट इज टू बी मेड बाइंडिंग टू द ऑल कोर्ट्स। तो अगर हम लोग इसके जुरिस्डिक्शन को हाईलाइट करते हैं शॉर्ट में, तो अपने पास देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो कि बेसिकली डील करता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट को, समझ गए बात को? उसके बाद देखेंगे क्या कि अपीलेट है ना, कि मान लीजिए कि चाहे सिविल मैटर्स हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, चाहे मान लीजिए स्पेशल ली पिटीशन की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, इसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, है ना, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये हो गया अपने पास आर्टिकल 131 के अंदर में मेंशन है, यहाँ पे आर्टिकल 132 टू 136 मेंशन है, यानी कि अपीलेट वाला। और एक वहीं पे हम लोग देखेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एडवाइसेज इशू करता है प्रेसिडेंट को, और यह आपको मेंशन है आर्टिकल 143 का। बाकी आप देखेंगे रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह तो है ही, बट यहाँ पे अपने पास एक आर्टिकल है आर्टिकल 141। यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 141, जब हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस को समझते हैं, जुरिस्डिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आर्टिकल 141 इटसेल्फ मेक्स सेंस। इसको समझने से पहले मैं आपको एक केस स्टोरीज बतलाता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी पर सबको नोन होंगे, 1984 है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। कौन सी कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। कहां की थी? यूएसए की, समझ गए? फर्टिलाइजर कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। अब देखिए इसके नेग्लिजेंस के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी का इंसिडेंट अपने को देखने को मिला है ना, मतलब रिजल्टेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ डेथ, प्लस जो एक सीवियरिटी थी उसकी, वो भी आपने लंबे टाइम तक देखा उसका इंपैक्ट। अब क्या है, आर्टिकल 141 का मामला यहाँ पे ये हो जाता है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी पे फाइन इंपोज किया गया, कितने का? 740 मिलियन यूएस डॉलर। समझने की कोशिश करिएगा, यानी क्या ये मूव सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया था, क्या ये मूव इंडिया और यूएसए के रिलेशन को इंपैक्ट नहीं डालता? ऑब्वियस इंपैक्ट डालता, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फाइन लगाया यूनियन कार्बाइड कंपनी के नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस के कारण जो ये ट्रेजेडी हुई उस पे फाइन लगा दिया जाता है। किस आर्टिकल को यूज करके? यही आर्टिकल 141 को यूज करके। समझ गए बात को? अब यहां पे है, अभी वो आर्टिकल 141 भी आपका कुछ टाइम पहले न्यूज में था, बट इस वाले स्टोरी से ज्यादा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला जाता है, इसके लिए एक टर्म को डिफाइन करते हैं, बोला जाता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, है ना,
टू डू कंप्लीट जस्टिस या वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इन दोनों के रिगार्डिंग, इन दोनों को आप सिंक्रोनाइज करिए, और वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल के रिगार्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसको जस्टिस नहीं मिला है, और टू अचीव द एस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस टू दैट पर्सन, सुप्रीम कोर्ट अप टू एनी एक्सटेंट जाके डिसीजन दे सकता है। समझ गए? यानी क्या कि किस टाइप का नेचर हो गया, ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ये स्वीपिंग डिस्क्रिशनरी नेचर का हो गया, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, स्वीपिंग डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट का हो गया व्हाइल एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 141। समझ गए ना? तो ये आर्टिकल एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट का है ना, और खुद अपने आप में इश्यूज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट को ये इमेंस पावर प्रोवाइड करवा देता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोई भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स फाइंडिंग्स के इतर किसी भी लेवल पे जा सकता है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, तो बाकी इन सब के मामले में अपने पास प्रेमचंद गर्ग केस वगैरह आता है। एक्चुअली क्या है, क्या कि केस स्टडीज का सिग्निफिकेंस ये है क्या कि हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपने काम का यही है, इसका आंसर हो जाएगा 141। अगला है विच बिल कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकसभा। ये समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे बताया गया एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकसभा। तो ऑब्वियस है कि आंसर है अपने पास मनी बिल। यहां पे एक चीज देखने की कोशिश करिए कि मनी बिल इन शॉर्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं मनी बिल है ना, मनी बिल के साथ में आपने देखा होगा कि सिंपल वे में पहले इस बात को समझ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड कंटेंट of a bill, it may be of several type like ordinary bill, money bill, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने वाले। यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी सिंपल सोसाइटी के रिगार्डिंग, ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग कुछ भी नॉर्मल टाइप के होंगे तो वो ऑर्डिनरी बिल में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंस? तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस बिल को ही समझ लेते हैं। तो फाइनेंस बिल के बारे में बोला गया है कि एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्च अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आप सबने पढ़ा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, तो एनी एक्सपेंडिचर दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई इज टर्म्ड एज फाइनेंस बिल। समझ गए ना सिंपल वे में कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी खर्च हो रहा है तो उसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस होगा तो वो क्या है? फाइनेंस बिल। अब मैं बोल रहा हूं मनी बिल क्या है? मनी बिल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंस बिल। समझिएगा अच्छे से, मनी बिल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंस बिल दैट हैज बीन डिफाइंड या दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 108। समझ गए ना? सॉरी 110, that has been provided under article 110 to its provision of clause 1 sub clause A to G। ध्यान रखिएगा कि money bill is a special type of finance bill that has been defined under article 110 clause 1 sub clause A to G। यानी कि जो clause 1 के अंदर में सब clause A होगा, यानी कि अल्टरेशन, रेमिशन, एबोलिशन, इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्सेस, उसके बाद यानी कि ए टू जी की तरफ जब हम मूव करेंगे, जी तो आपको एक्चुअली पता है क्या कि बोलता है एनी मैटर इंसिडेंटल फ्रॉम ए टू एफ। समझ गए? तो वो सब मनी बिल के डेफिनेशन में आ जाएगा। अब ये देखिए मनी बिल के साथ जो एक्सक्लूसिव प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्लाउज 1 के अंदर में आर्टिकल 110, क्लाउज नहीं रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, बट जब हम मनी बिल पढ़ रहे होते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बतलाने की कोशिश की गई है कि कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्या कोई टैक्सेशन क्लाउज कंटेंट है तो क्या हम मनी बिल में बोल सकते हैं? क्या फाइनेंस के रिगार्डिंग है, फीस के रिगार्डिंग कोई बिल इंट्रोड्यूस है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो मनी बिल बोल सकते हैं क्या? तो मना किया गया है कि नहीं, ये मनी बिल के अंदर में नहीं होगा। तो कहां पे मना किया गया? 110 क्लाउज 2 के अंदर में। वहीं पे आर्टिकल 110 क्लाउज 3 दैट सिग्निफाइज सर्टिफिकेशन ऑफ ए मनी बिल। समझिएगा अच्छे से, आर्टिकल 110 क्लाउज 3 दैट सिग्निफाइज सर्टिफिकेशन ऑफ ए मनी बिल क्या बोलता है? क्या कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जिसको कि स्पीकर बोल रहे हैं, इज द फाइनल इंटरप्रेटर या फाइनल डिसाइडिंग ऑथोरिटी रिगार्डिंग ए मनी बिल। अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो डिसाइडिंग ऑथोरिटी कौन होगा? स्पीकर के ही पास ये एक्सक्लूसिव पावर हो जाता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा के जो स्पीकर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो दे एंजॉय एक्सक्लूसिव पावर इन टर्म्स ऑफ मनी बिल। समझ गए ना? यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं हाउस के तौर पे बोलूं तो पार्लियामेंट के हाउस के तौर पे अपने पास राज्यसभा भी है, लोकसभा है, बट मनी बिल के केस में देखेंगे लोकसभा है एक्सक्लूसिव पावर। इसको और लेट्स सिंप्लीफाइड
बाय होल्डिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109। समझिएगा बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप में सारी चीजों को एकदम बिल्कुल आत्मसात हो जाएगा वो। एक्चुअली आर्टिकल 109 हैज 5 प्रोविजन, समझते रहिएगा अच्छे से। इसके पास 5 प्रोविजन हैं। क्या बोलता है पहला प्रोविजन, मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पे मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा। कहां पे? लोकसभा के अंदर में, यानी ये हाउस के बारे में बतला दिया गया और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन यानी पूर्व सहमति चाहिए। उसके बाद क्या है, 4 प्रोविजन जो है दैट सिग्निफाइज कि लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। यानी कैसे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है व्हेन सेंट टू द राज्यसभा, राज्यसभा जो है राज्यसभा हैज टू रिटर्न मनी बिल विद इन 14 डेज, अदरवाइज क्या होगा 14 आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज मनी दैट बिल डीम्ड टू बी पास। यानी समझ गए ना डिफरेंस क्या है कि एक पास करना होता है और एक जबरदस्ती पास करना मान लिया जाता है, दैट इज वो जो हम टर्म यूज कर रहे हैं डीम्ड टू बी पास। समझ गए ये वाला कंसेप्ट। अब क्या है, क्या कि मान लीजिए राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा सीक अमेंडमेंट ओवर दैट बिल, अगर लोकसभा एग्री करता है तो यस, अगर नहीं किया तो दैट बिल डीम्ड टू बी पास। समझ गए। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो 14 डेज का कैलकुलेशन है ना, कंप्यूटेशन है, दैट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी बिल बाय द राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। समझिएगा अच्छे से, 14 डेज का जो कंप्यूटेशन है, 14 डेज का जो प्रोविजन इंक्लूडेड है, वो 14 डेज का कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन कहां से करते हैं, जिस दिन को राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा मनी बिल का रिसिप्ट ले लिया जाता है, ना कि राज्यसभा के टेबल में जिस दिन से पड़ा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 प्रोविजंस जो है स्पेसिफिकली किसके रिगार्डिंग है, दैट प्रोवाइड्स कि हाँ मनी बिल के केस में आर्टिकल 109 प्रोवाइड करवाता है वो सारे फीचर्स को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर मनी बिल हो गया। फाइनेंस बिल वगैरह में ये भी कैसे, यानी कि देखिए मनी बिल के केस में आप ज्वाइंट एग्रीमेंट भी नहीं करा सकते हैं, मतलब ज्वाइंट सीटिंग नहीं करवा सकते हैं दोनों हाउस की, क्लियर। उसके बाद दूसरे हाउस के पास 14 डेज का विद होल्डिंग टाइम है मैक्सिमम। अगेन हम लोग ये देखते हैं क्या कि मान लीजिए जैसे इस बात को समझिए, कोई भी बिल नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, अगर लोकसभा से पास हुआ और सेंट टू राज्यसभा एज सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स ऑफ असेंट द बिल, यानी पास कर देना, रिजेक्ट कर सकता है ना, विदहोल्ड कर सकता है, और बेसिक अमेंडमेंट ओवर द बिल। यहां पे देखिए और मनी बिल से मिलाइए, असेंट दिया तो बहुत अच्छी बात, रिजेक्ट तो कर नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट रिकमेंडेशन है ना। विदहोल्ड कितने टाइम के लिए मैक्सिमम कर सकता है, 14 डेज। अमेंडमेंट अगर चाहेगा राज्यसभा इफ एग्रीज तो ठीक है, अदरवाइज डीम्ड टू बी पास। तो किसी भी केस में देख रहे हैं क्या कि लोकसभा के ही एक्सक्लूसिव जोन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट वाज बाइफरकेटेड इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। यही जो प्रोविजंस है टू हैव द सिस्टम ऑफ 2 हाउस इन द कंट्री, यही क्या कहलाता है, बाइकैमरलिज्म। समझ गए बात को। और आज के रेफरेंस में जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट लेवल पे आप देखते होंगे कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट टू द पार्लियामेंट, वहीं पे राज्यसभा और वहीं पे लोकसभा एक्ट। बट स्टेट लेवल पे हम लोग देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर क्या मतलब पार्लियामेंट्री फंक्शन एट स्टेट लेवल। समझ गए ना, लेजिस्लेटिव फंक्शंस एट द स्टेट लेवल इज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसका कंपोजिशन क्या है, गवर्नर होते हैं यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट के तौर पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने स्टार कर दिया। और अपने पास क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी प्रोविजन है अपने पास। देखिए ये जो है पार्ट 6 के अंदर मेंशन है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, है ना। स्टेट एक्चुअली द स्टेट जो है पार्ट 6 के अंदर में ही प्रोवाइडेड है। और वहीं पे ये जो मतलब क्वेश्चन है वो आर्टिकल 168 से प्रोवाइडेड है वहां पे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया कि स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी होगा और यूनिकैमरल, मतलब जहां पे 2 हाउस का प्रेजेंस है बाइकैमरलिज्म सिंपल कंसेप्ट है, और रिमेनिंग स्टेट में क्या हो जाएगा यूनिकैमरलिज्म, यानी कि सिंपल एसएलए का ही मामला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस, यानी कि ये तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बोला गया, स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं अगले ही आर्टिकल 169 के बारे में बोला गया, पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ गए, पार्लियामेंट को इंपावर किया जाता है
या तो बनाए या फिर खत्म कर दे उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को। क्लियर? अब उसके बाद एंड पार्लियामेंट में कौन सी, यहाँ पे एक फर्दर कंसेप्ट के तौर पे ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को कौन सा मेजोरिटी चाहिए होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एबोलिशन को लेकर के? इट रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रखिएगा, इट रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी बट कंसर्न स्टेट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। जैसे अभी देखिए, अभी करंट में उड़ीसा के बारे में आपने सुना होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट जो है डिमांड करती है टू हैव देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके रिगार्डिंग वहां उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। एंड नाउ इट इज टर्न ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड। अगर आपसे मेंस वगैरह का भी क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल उड़ीसा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपको इमोशंस में जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ बना देना चाहिए या नहीं बना देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं क्या कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हैविंग एलसी एंड व्हाट इज इश्यूज एसोसिएटेड विथ एलसी। समझ गए बात को? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कंपेयर के तौर पे, कंपेयर कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अपने पास यहाँ राज्यसभा है, यहाँ लोकसभा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखिए, कोई भी बिल आया यहाँ पे पास कर सकता है ना, रिजेक्ट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है और आपका अमेंडमेंट भी कर सकता है। मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एज अपर हाउस है ना, अपर हाउस इन द स्टेट, और यहाँ पे एसएलए है। एसएलए से कोई भी बिल पास हुआ, एलसी गया, एलसी हैज वेरियस अल्टरनेटिव्स लाइक दैट ऑफ, सेम अल्टरनेटिव्स लाइक दैट ऑफ राज्यसभा। क्या क्या कर सकता है? पास कर दिया, ओके। उसके बाद रिजेक्ट कर सकता है, यस रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर वापस एसएलए बिल को सेंड करता है एलसी में तो दिस बिल इज डीम्ड टू बी पास। समझ गए ना? जबकि यहाँ पे नहीं था ऐसा, यहाँ पे रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट, यहाँ पे क्या है, रिजेक्ट तो कर लिया फर्स्ट इंस्टेंस में, बट अगर सेम बिल भेजा जाता है एसएलए के द्वारा तो दैट बिल इज डीम्ड टू बी पास मान लिया जाता है। तो यहां भी ध्यान रखिएगा। और अगला है विद होल्डिंग टाइम। तो विद होल्डिंग टाइम क्या ये राज्यसभा के जैसा एंजॉय करता है? नहीं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस जब ये पहली बार बिल भेजता है तो एलसी हैज पावर टू विदहोल्ड द बिल फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 months पहले इंस्टेंस में, और 3 महीना गुजरने के बाद वापस एसएलए बिल भेजता है। और इन सेकेंड इंस्टेंस LC has power to withhold the bill for 1 more month। तो यानी कि इन टोटल विदहोल्डिंग पावर कितनी हो गई? यानी 4 months। समझ गए बात को? तो लेजिस्लेटिव राज्यसभा के जैसा पावर एंजॉय तो नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट अपना अमेंडमेंट का आता है। तो राज्यसभा आप जान रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग अगर अमेंडमेंट चाह लिया तो ठीक है, मतलब लोकसभा अगर चाह लिया, मतलब बिल introduced and passed by Lok Sabha sent to Rajya Sabha and Rajya Sabha seek amendment over the bill. If it is agreed to the Lok Sabha, it is okay. If it is not agreed, तो bill is under disagreement position। समझ गए ना? फर्दर जो मूव है वो देखा जाएगा। बट यहाँ के केस में क्या है कि अगर वो अमेंडमेंट मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है एसएलए के द्वारा, बिल इज पास। अगर वो नहीं कर लिया जाता है एसएलए के द्वारा तो बिल इज डीम्ड टू बी पास अनलाइक राज्यसभा मैकेनिज्म। समझ गए बात को? इसीलिए देखते हैं ना कि अब देखिए इसके होने से क्या फायदा होगा। आप पहले मतलब फायदा इसका तो देख लिया आपने, लिमिटेशंस या इश्यूज, और इसके होने से क्या फायदा है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो किसी भी बिल के ऊपर मोनोपोली चला सकती है अपनी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो चाहेगी वही लॉज बन गया। तो इसके होने से क्या होगा, 4 महीने के लिए ही सही, लेकिन लिमिटेशंस तो हैं। यानी कि ये अगर होगा तो बिल के ऊपर में डिटेल डिस्कशन हो सकता है, फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है। एलसी के कंपोजिशन को देखेंगे तो इट कंप्राइज्ड, इट हैज आल्सो, मतलब इसका तो रिप्रेजेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे से होता ही है। यानी कि इसके कंपोजिशन में देखेंगे आप 5/6 मेंबर आर इलेक्टेड एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑन 5 ग्राउंड। 4 जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, लाइक दैट ऑफ सेम, यानी आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ये 4 तो हो ही गए, और कोऑपरेटिव्स को भी ऐड कर लीजिए। यानी कि ये 5 ग्राउंड पे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो ये पांचों के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन तो आ सकता है। अगर मैं बोलूं क्या कि टीचर जो है 1/12 जो पार्ट है इसका इलेक्टेड में से, दे आर फ्रॉम टीचर्स, दे बिलोंग टू ग्रेजुएट्स, 1/12 सेपरेटली। तो यानी कि स्पेशलाइज आएगा। एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड बिल आएगा तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन आने वाला है। यानी पंचायत ग्रास रूट लेवल को भी इंक्लूड करके, यानी कि ऑब्वियस है कि एलसी के होने से ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी इनहेंस होती है। तो ये सारी चीजें फायदा है। यानी कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का इंक्लूजन इसमें हो सकता है। तो लाइक दैट ऑफ हम सिग्निफिकेंस में बतलाएं, बट कभी भी इमोशंस में नहीं जाना है कि यस इट इज टू बी क्रिएटेड और इट इज टू बी एबोलिश्ड। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर ऐसा होता तो उड़ीसा में अब तक आ चुका होता, बट
दिस इज टर्न ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड। तो इसलिए आप पार्लियामेंट की उस अथॉरिटी को छीनने की कोशिश मत करिए। लेट इट एडहेयर टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। आप एवेन्यूज बतला सकते हैं बीइंग एक सीरियस सिविल सर्विस एस्पायरेंट। समझ गया ना बात को? तो जो अपनी अथॉरिटी, हम उसी अथॉरिटी में रह के आंसर करेंगे, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर। तो यहाँ पे विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो अपने पास अभी 6th स्टेट है, यानी आंध्र प्रदेश है, बिहार है ना, बिहार है, कर्नाटका है, उसके बाद कर्नाटका के बाद एक्चुअली आंध्र प्रदेश, बिहार, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उड़ीसा ही है, चूंकि उड़ीसा तो अभी आपने मैंने आंसर में बतलाया। महाराष्ट्र अपने पास है ना, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक और यूपी है ना। आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी का हो ही गया। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यूपी है, तेलंगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 6 स्टेट्स में अभी अपने पास है। और गिवन ऑप्शंस में उड़ीसा आपको एक करंट एग्जांपल रिसेंट डेवलपमेंट में बतलाया। आगे हम लोग देखते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10th शेड्यूल हैज बीन इंकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना तो 8 शेड्यूल थे हमारे पास टोटल में। 9th आपको पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो 9th का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है, 9th क्यों लाया गया? अगर गवर्नमेंट को ये लगता था क्या कि पर्टिकुलर लॉज इज टू बी केप्ट इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू, होपफुली जुडिशियल रिव्यू तो समझते ही होंगे, यानी कि जुडिशियल असेसमेंट ओवर द लेजिस्लेटिव एक्शंस, ओवर द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, है ना। तो यानी कि मतलब अगर गवर्नमेंट को ये लगता था क्या कि नहीं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए ये मूव जरूरत है, बट ये वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो क्या होगा? और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन पे, समझ गया ना। बट गवर्नेंस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 9th शेड्यूल को बना लिया। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। वही अपना क्या था, फर्स्ट इन द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ही 9th शेड्यूल इंक्लूड हो जाता है, जिसमें कि इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू को। बाद में आपने देखा IR कोलो केस 2007 से इसको वापस मतलब ये पोजीशन ले ली गई। अब नाउ इट इज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। लेकिन हम लोग वापस फर्दर डेवलपमेंट की तरह से, ताकि आप मैक्सिमम वे में सीख जाए, 10th पे आते हैं। 10th शेड्यूल देखिए, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है 10th शेड्यूल को समझने से पहले हम लोग अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर है ना, उसका डेवलपमेंट, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। एक ईयर है अपने पास, बेंचमार्क ईयर, दैट हैज बीन रेफर्ड एज बेंचमार्क ईयर, और वो क्या है? 1967। समझ गए बात को? तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं इसके पहले, यानी बिफोर 1967 और आफ्टर 1967। तो बिफोर में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ये था सिंगल पार्टी डोमिनेंस कल्चर, और यहाँ पे क्या था? इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन द कंट्री। आपको पता है क्या कि अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स आइडियोलॉजी, है ना। तो सिंगल डोमिनेटेड पार्टी में क्या होगा? कभी आपने नोटिस किया कि भाई MP गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट से? कभी नहीं ऐसा होगा। राजस्थान गवर्नमेंट अभी के टाइम पे, सिंस इट इज रूल्ड बाय द सेम रूलिंग पार्टी एज दैट ऑफ सेंटर, तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। बट दिक्कत हो जाएगी, आपने सुना होगा हमेशा, दिल्ली गवर्नमेंट से दिक्कत हो जाएगी, झारखंड गवर्नमेंट से दिक्कत हो जाएगी, वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, हेट्रोजिनिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज वाली पार्टी है। लाइकवाइज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करेगी? अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश करेगी। इन दिस रिगार्ड उसकी कोशिश क्या होगी? क्या कि मैक्सिमम स्टेट में हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बने। समझ गए? तो इट इज इन दिस रिगार्ड कि जो 1967 का ईयर है, दैट हैज बीन रेफर्ड एज बेंचमार्क ईयर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कल्चर इन द कंट्री। यानी कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? पहले सिंगल डोमिनेंस पार्टी, सिस्टम ऑफ सिंगल डोमिनेंस पार्टी कल्चर इन द कंट्री, और ये हो गया इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी कल्चर इन द कंट्री। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत टाइम पहले क्या क्या हुआ था कि कर्नाटका की गवर्नमेंट कहाँ गुवाहाटी चले जाते हैं, कुछ रियलाइजेशन होता है, पब्लिक में आके बोलते हैं, पब्लिक डोमेन में क्या कि हमारी आइडियोलॉजी अब इस पार्टी के साथ मैच नहीं कर रही है। समझ गए बात को? तो अभी बीच में एक अलग ही फेज हो रहा था क्या कि गवर्नमेंट बनाने के बाद भी जो रूलिंग पार्टी थी वो कॉन्फिडेंस में नहीं रह रही थी गवर्नमेंट उनकी सस्टेन कर पाएगी। लैक ऑफ मेजोरिटी का रहता था, सिंस कि जो जो मर्जिंग एंड ब्रेकिंग, समझ रहे हैं, मर्जिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज। आपको ये एग्जांपल सबसे बढ़िया समझ में आएगा महाराष्ट्र के एग्जांपल से।
है ना। आपने नोटिस किया होगा अर्लियर क्या था महाराष्ट्र के अंदर में, नाम मैं रेफर कर रहा हूं आपको, मेंस की आंसर राइटिंग पे नाम रेफर नहीं कर रहा है, नाम नहीं रेफर करूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली इट वाज रूल्ड बाय उद्धव ठाकरे, है ना, जो कि पहले क्या थी, जो अपनी यूपीए गवर्नमेंट, जो आज के टाइम पे इंडिया वाला कोalition है ना, पहले उसको हम लोग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते थे, है ना। तो इसके कोalition में ये भी थी, इसी के अंदर में आप देखते होंगे। और जो उद्धव ठाकरे की थी पार्टी कौन सी थी, शिवसेना, है ना, शिवसेना वाली पार्टी। बस एग्जाम्पल रेफर कर रहा हूं, समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सेंटर में कौन है, भारतीय जनता पार्टी। जस्ट हम रेफरिंग, ये क्या कोशिश करेगी, क्या कि यहाँ पे मेरे ही गवर्नमेंट हो, चाहे ये क्या करेंगे, क्या कि इसको लगेगा तो यहां से कुछ को लेने की कोशिश करेंगे, या क्या करेंगे, यहां से कुछ को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले 1967 वाला एग्जांपल रेफर कर लेते हैं। एक्चुअली 1967 में क्या हुआ था, एक एमएलए फ्रॉम हरियाणा के एक एमएलए एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं। ही चेंज हिज पॉलिटिकल पार्टी थ्राइस इन ए सिंगल डे इन द ईयर ऑफ 1967। नाम था गयालाल, समझिएगा अच्छे से। Gayalal was MLA from Haryana. He changed his political party thrice in a day, है ना। और from that day the phrase became popular, आया राम गया राम, ठीक है, गया इसी की वजह से। तो अब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये मेजोरिटी है, यहां से 4 लोग निकल गए तो लैक ऑफ मेजोरिटी आ गई, गवर्नमेंट ब्रेक करेगी। दैट्स वाई क्या है कि सिस्टम, अब चूंकि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम भी फ्लोरिश हो रही थी, नर्चर हो रही थी, अभी ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, पहली बार ऐसा रियलाइजेशन होता है। तो क्या होगा कि मान लीजिए स्ट्रेंथ है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन का केस है, मतलब उतनी मेजोरिटी ही आई गवर्नमेंट की, तो अगर 5 लोग यहां से निकल गए तो लैक ऑफ मेजोरिटी आ जाएगी इन द, यानी कि क्या होगा मतलब इधर से क्या बोला जाएगा, क्या कि ठीक है मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, बट एक्चुअली में क्या होगा, क्या कि उसको हम लोग बोल सकते हैं इन लिeu ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑफिसेज और सम काइंड ऑफ रिवार्ड्स, है ना। ये सारी, क्योंकि हमें अपने डेरोगेटरी वर्ड्स को यूज नहीं करना होता है वाइल इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और मतलब सम काइंड ऑफ रिवार्ड्स क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉलिटिकल ऑफिसेज वगैरह का ले सकते हैं। तो इसके एवज में क्या होगा कि यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से का मतलब मर्ज या फिर ब्रेक, कुछ लोग निकलेंगे कुछ लोग आएंगे, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफेक्शन, है ना। डिफेक्शन समझिएगा अच्छे से, हिंदी में बोलते हैं इसको दल बदल, है ना। तो देखिएगा कि अगर आपने आज इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के कारण आपने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपको लगा कि हाँ हमारे लिए ये पॉलिटिकल पार्टी फायदेमंद है, और बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी आपने पर्टिकुलर ए को इलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, जाके पॉलिटिकल पार्टी बी में मर्ज हो रहे हैं। तो आपकी पॉलिटिकल बिलीफ का क्या हो गया, क्योंकि आपने तो जिताया था, इस यहाँ के लोगों ने तो जिताया था इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही लेकर के, बट उन्होंने क्या किया, तो ये इश्यू होता है ना। तो यानी कि सर्टेनली अगर मैं आपसे पूछूं whether the idea of defection is consistent to the ideals of democracy or not, तो क्लियरली क्या होगा, नॉट, है ना, क्योंकि वो वायलेट करता है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, ये जो डिफेक्शन प्रोसेस है यानी दल बदल है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म आएगा। सो इनिशियली क्या होता है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, और वो अमेंडमेंट आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल लेके आया जाता है, समझ गए, 10th शेड्यूल विच वाज डीलिंग विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, समझ गए ना। डिफेक्शन वाली चीजों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, और वो कहां पे प्रोवाइडेड है, 10th शेड्यूल के अंदर में, यानी कि प्रोविजंस वहां पे दे दिए जाते हैं क्या कि क्या क्या कंडीशन है, अगर ये सारी चीजें होती है तो क्या हो जाएगा, दैट वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। आज के डेट में आपको क्या पता है, क्या कि सिटिंग एमपी और एमएलए आपको क्वालिफिकेशन मैटर को तो डील किया ही गया है, डिस्क्वालिफिकेशन मैटर को भी डील किया गया है। आपने देखा होगा, वी हैव सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मैटर्स, आर्टिकल 102 फॉर एमपी एंड आर्टिकल 191 फॉर एमएलए। अभी कुछ टाइम पहले 2021 में झारखंड के सीएम तभी हेमंत सोरेन साहब थे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर यानी कि इस प्रोविजन को हाईलाइट किया जा रहा था। आर्टिकल 191 को यूज करके गवर्नर को यह पावर दिया गया था कि आप इनको डिस्क्वालीफाई करिए, है ना। एक्चुअली स्टेट लेजिस्लेचर की बात है तो गवर्नर, नेशनल लेवल की बात होती तो प्रेसिडेंट ही डिस्क्वालीफाई करते अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वहीं पे आपको यह भी समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इंपावर कर देता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज इन दिस डायरेक्शन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन मैटर, और पार्लियामेंट ने लॉज बना लिया कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, समझिएगा अच्छे से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951
and it has various provisions for the disqualification matters. ध्यान रखिएगा, इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे भी हो सकता है, 10th शेड्यूल के भी बेसिस पे, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, बट ये कौन सा प्रोविजन हो जाएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, 10th शेड्यूल को यूज करके किसके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है टू डिसाइड द केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, यानी डिफेक्शन के मैटर को। आरपीए के रिगार्डिंग, आरपीए किसको इंपावर करता है, आरपीए के हिसाब से यूनियन लेवल के, मतलब एमपी के लिए बात होगी तो प्रेसिडेंट, एमएलए के लिए बात होगी तो गवर्नर। सेम आर्टिकल 102 भी वही चीज को डील करता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर लाइकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। तो क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल समझ लीजिए कि मैंने आपको कितना समझाया और क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिल्कुल बच्चों वाला चीज। आगे है, हाउ मेनी टाइप्स हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। तो ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और लेट्स से कि हमारे पास इमरजेंसी का जो प्रोविजन है which has been taken from the constitutional provision of which has been taken from the Weimar constitution, जिसको कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहां से नेशनल इमरजेंसी का पर्टिकुलरली लिया गया है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी को डील किया गया है आर्टिकल 352 टू 360 के अंदर में, समझ गए। आर्टिकल 352 टू 360 के अंदर में 3 टाइप के इमरजेंसी को डील किया गया। आर्टिकल 352 अपने पास पहला नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट इमरजेंसी है, जिसको कि फेमसली हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो जब यहाँ पे अभी हमारा एस्पेक्ट ये है, कंसर्न ये है, तो जब भी कंट्री की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी थ्रेटनिंग कंडीशन में होगी, इंडेंजर्ड पोजीशन में होगी, तो प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, और फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल, यानी कि हम लोग देखते हैं जो मतलब इसके अंदर में है क्या कि इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, है ना, इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी वंस अप्रूव्ड विद, ये वंस अप्रूव्ड क्या हो जाएगा, बिना किसी फ्रीक्वेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, दैट दिस में कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट लेंथ ऑफ टाइम। और इम्पैक्ट के तौर पे हम लोग क्या देखेंगे, इम्पैक्ट के तौर पे प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाता है किसी भी, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेकर के, या किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज को वगैरह को लेकर के उसकी सैलरी को रिड्यूस कर सकता है, इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एक तो ये हो गया। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इंपैक्ट होगा, है ना, सेंटर यानी कि जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस है वो भी मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उस मतलब वो डिसओबे हो सकता है। तो ये सारे इंपैक्ट के तौर पे तो अपने पास क्या हो गया, अभी तक देखिए नेशनल इमरजेंसी जो है, जब ये बात आई है तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगा है, 1962, 1971 एंड 1975। और आपको पता है जो प्रेसिडेंट रूल या जिसको कि अभी हमने स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला, दैट हैज बीन इम्पोज्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि अनकाउंटेड है ना। और तीसरा अपने पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट हैज नेवर इम्पोज्ड सो फार। तो ये सारे मैकेनिज्म है ना, तो आंसर इज नेवर। अगला है हमारे पास 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड सब्जेक्ट। अब देखिए 91st अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा है ना, तो अब मैं वापस आपको 10th शेड्यूल पे लेके आता हूं, ठीक है। 10th शेड्यूल दैट वाज रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। किसके लिए, डिफेक्शन को रोकने के लिए। अब डिफेक्शन हो क्यों रहा था, मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये पॉलिटिकल पार्टी, अगर इधर से मतलब ये गवर्नमेंट है हमारी, अगर आपने इस ग्रुप को ले लिया, नाउ दिस ग्रुप कैन क्लेम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, वापस मानते हैं चला भी गया, ठीक है। तो अब ये इस टाइप से शेप कर दीजिए, इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं आपको। अब ये गवर्नमेंट में फॉर्म होगी, है ना। अब क्या होगा, क्या कि इधर से जो पर्सन को ब्रेक किया गया उसमें मर्ज करवाया गया, तो ये बोला गया कि चलिए ठीक है आप हमारी तरफ आ जाइए, एंड दिस पर्सन इन लियो ऑफ हैविंग सम ऑफिशियल पॉलिटिकल ऑफिसेस, है ना, रिवार्ड्स वगैरह के तौर पे दे दिया गया। अब इस मान लीजिए पहले का पोजीशन को कंसीडर करते हैं, ये बोलते हैं क्या कि चलिए हमारे पास मिनिस्ट्री है, 25 लोग मिनिस्टर है, आप आ जाइए 7 लोग, आपको भी मिनिस्टर बना देंगे। अपना क्या जाता है, समझ गए बात को, यानी कि 32 मिनिस्टर्स हो गए पहले की जगह, पहले 25 थे अब 7 को बना लिया। तो ये क्या है, इसका मतलब
मिसयूज हो रहा है ना चीजें कि ठीक है आप आइए आपको मिनिस्टर बना देंगे, आप भी आइए आपको ही बना देंगे, तो सम काइंड ऑफ प्रोविजंस मस्ट बी देयर कि उसको रोका जाए, है ना। तो इट इज इन दिस रिगार्ड कि हम लोगों ने क्या किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 हम लोग अपने डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट के लिए लेके आ गए। बेसिक पर्पस क्या था, टू चेक द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझिएगा अच्छे से, क्यों कहां से रेफरेंस कर रहे हैं उसको समझ गए तो इसको भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। टू चेक द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या हम लोग लेके आए 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। कैसे बोला गया, सबसे पहले तो ये बोला गया कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझ रहे हैं ना होपफुली। तो ये बोला गया कि शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी अगर स्टेट की बात होगी तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी उसको उसके 15% को क्रॉस नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर। अगर लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसका 15% कभी क्रॉस नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले क्या था, दिस वाज ओपन कि ठीक है आप भी आ जाइए आप भी आ जाइए, समझ गए। दिस also includes the post of PM and CM। ध्यान रखिएगा, shall not exceed 15% of the total strength of the house, let's say Lok Sabha or various state legislative assembly, including the post of PM और CM। दूसरा प्रोविजन बेसिकली जो डाला गया इसमें, ए मेंबर, देखिएगा साइज तो क्या गया, ए मेंबर हु वाज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ध्यान रखिएगा, ए मेंबर हु वाज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन या who was disqualified shall also disqualified to hold a ministerial office। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है मिनिस्ट्रियल ऑफिस होल्ड करने से। समझ गए ना। तो यानी कि बेसिकली इसका पर्पस क्या हो गया कि टू चेक द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैसे साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखा गया और इंडिविजुअल्स के बारे में बनाया गया, मतलब कि कैसे वो इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर MP MLA जो है दैट विल सीज टू बिकम ए मिनिस्टर। ध्यान है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आल्सो नोन टू हैव इनकॉर्पोरेटेड ए नेसेसरी एवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको मतलब ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को नेसेसरी एवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको समझने के लिए अभी जो मैंने आपको डिस्कस करवाया था क्या कि वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अंडर दैट 6 कैटेगरी जो दूसरी वाली कैटेगरी थी अपने पास कौन सा, आर्टिकल 19 to 22, जहां पे कि बेसिकली आर्टिकल 9 मतलब अलग अलग प्रोविजंस देखेंगे 20, 21, 22। यहाँ पे देखिए राइट टू फ्रीडम 6 टाइप के। यहाँ पे क्या है, सिंपल एक एक लाइन में, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है कि उस कन्विक्टेड पर्सन को भी प्रोटेक्शन देता है, उस कन्विक्टेड पर्सन को भी प्रोटेक्ट करता है ना। यानी कि क्या हो गया, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस फॉर कन्विक्शन। 21 तो बेसिकली वाइडर एस्पेक्ट है, आपने देखा होगा मेनका गांधी केस, है ना। अब यहाँ पे किसको डील करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी बहुत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, कभी मौका मिलेगा तो इस पे भी बना देंगे कैसे इसको हम लोग आर्टिकल 21 को बेसिकली जब समझना होता है हमें तो हम लोग 2 केस को होल्ड कर लेते हैं बहुत सावधानी से, एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस। मैं आपको रेफरेंस के तौर पे देता हूं, एक गोपालन केस वाज रेस्टिंग ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और मेनका गांधी केस वाज रेस्टिंग ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ गए ना बात को, जहां पे कि उस पर्टिकुलर लॉज के सब्जेक्टिविटी को भी देखा जाता है, अप टू विच एक्सटेंट दैट लॉ इज रीजनेबल और फेयर, है ना। सब्जेक्टिविटी इंक्लूड हो जाने से क्या होगी, यानी कि लॉ तो है ही, यहां भी लॉ है ही, प्लस सब्जेक्टिविटी क्या डील कर लिया, यानी कि ये क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑब्वियस है कि वाइडर स्कोप होगा। अगर नहीं ध्यान है तो सिंपली मैं आपको एक केस बतला देता हूं। अभी ये क्या है कि यूपी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस हुआ, जहां पे कि मोहम्मद जावेद, ओपनली आई मे बी रॉन्ग नाम को लेकर के, बट ए पर्सन आप यूज कर सकते, ए पर्सन फ्रॉम यूपी वाज अवॉर्डेड सेंटेंस ऑफ 18 ईयर्स। कैसे सजा मिलती है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का केस था। he was continuously violating the norms of electricity act। अब क्या है, डिफरेंट टाइम्स पे रेड पर है, हर टाइम पे उस पे चार्जेस फ्रेम होता है। he was framed under 9 different charges and for each framed charges he was convicted for 2 years
तो 9 गुना 2 क्या हो गया अपने पास 18 ईयर्स। यानी बिजली चोरी के केस में उस पर्सन को कितने साल की सजा हो जाती है? लोकल कोर्ट ऑफ यूपी हिल्ड हिज कन्विक्शन एज 18 ईयर्स। तो अब देखिए जहां पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स के राइट लिबर्टी को लेकर लगा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स भी है, और उसी जगह पे छोटे से केस इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वाले मामले में पर्सन को क्या हो जा रहा है 18 ईयर्स की सजा हो जा रही है। यहाँ पे दो चीजों को देखिएगा, मैंने क्या बोला था अपने पास कोर्ट की हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ पे देखिएगा क्या है पोजीशन कोर्ट की, यानी कि इसके डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि या कोई प्रोविजन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? यस वी हैव, जो आपने पास अभी देखा होगा अपीलेट जुरिस्डिक्शन, दैट इज बेसिकली डील्ड अंडर आर्टिकल 136, जहां पे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी फाइल करिए यानी स्पेशल लीव पिटीशन, ये लीव क्या है LEAV, यानी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है परमिशन। अगर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके केस फाइल करते हैं तो केसेस कैन बी डायरेक्टली हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, और ये तो मुद्दा था ही। देखिए उस वक्त क्या माहौल चल रहा था कंट्री के अंदर में, किरण रिजिजू साहब थे लॉ मिनिस्टर के तौर पे, जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आप देखेंगे कि अपने सिलेबस में जो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच नेक्सस, उनके बीच रिलेशन को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये समझिएगा क्या कि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मैं देता हूं। किरण रिजिजू साहब उस वक्त बोलते हैं कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि बस छोटे मोटे केसेस को देखना, बिजली चोरी के केसेस को देखना, और सुप्रीम कोर्ट यही अपने डीवाई चंद्रचूड़ साहब CJI थे तभी भी, अभी भी क्या बोलते हैं, यस सुप्रीम कोर्ट विल इन्वॉल्व इन ऑल दैट केसेस वेयर इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स लिबर्टी। समझ गए ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडिविजुअल्स लिबर्टी को कैसे किस हद तक हाईलाइट किया गया, ध्यान रखिएगा। यानी कि बाय यूजिंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 136 का भी क्या ग्रेटर सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये जुडिशियल असेसमेंट के रिगार्डिंग कैसे फैसिलिटेटिव हो जाता है, इसको भी समझिएगा। और यानी कि क्या था ये SLP स्पेशल लीव पिटीशन, और इंडिविजुअल्स राइट लिबर्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना अपने आप में फंडामेंटल राइट्स या फिर आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट को कैसे सिग्निफाई करता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डील करता है। समझ पा रहे होंगे होपफुली। अब देखिए एक्चुअली ना क्या था कि लड़ाई चल रही थी ना कि सुप्रीम कोर्ट एंजॉय इमेंस पावर, आर्टिकल 141 का अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा कंसेप्ट। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कहीं पे बदलाया नहीं गया, और इनफैक्ट ये किसके द्वारा बदलाया जाएगा, कभी कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद ही। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या बतलाती है, क्या कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्वीपिंग डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय कर रहा है थ्रू ऑल दीज प्रोविजंस, और उसी वक्त ये चीजें चल रही थी बार बार कि हाँ आपने देखा भी होगा कि जो अपने एक्स CJI हैं रंजन गोगोई साहब, पॉलिटिशियंस, दे लेटर बिकेम पॉलिटिशियंस, और जब उनसे पूछा जाता है क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बोलते हैं, और बीइंग नाउ ए पॉलिटिशियन उनका क्या जवाब था पता, उन्होंने बोला कि यस देयर शुड बी क्वेश्चन ओवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए। और वही मीडिया जब करंट CJI से पूछती है यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब से, तो वो क्या बोलते हैं उनके जवाब को सुनिएगा, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस हो सकता है। उन्होंने बोला कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड आउटसाइड, यानी जो एकदम जवाब सटीक वाला है ना वही चीज, यानी कि सही में पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेजेस है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज था CJI साहब के पास तभी तो, नहीं तो कुछ भी बोल देते। ऑब्वियस है क्या कि CJI बनने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही चाहिए, बाकी आपकी अपनी पर्सनैलिटी। तो हमें उस टाइप से बनना है कि हम काफी कम शब्द में बोल के सारी चीजों को समझा दे, तो उस टाइप की एबिलिटी को जनरेट करना भी मतलब एक टारगेट में आता है हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि ये सारी चीजें क्वेश्चन किसके अराउंड था हमारा, नेसेसरी एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 21 वाला मामला क्लियर हो जाता है। 22 बोलता है क्या कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको कोई पर्सन, यहाँ पे सिंपल वे में समझेंगे, कोई पर्सन है तो वो पर्सन अगर कोई क्राइम कमिट करता है या इन फ्यूचर करने वाला, यानी कि उसके साथ हम लोग टर्म जोड़ लेते हैं। एक टर्म होता है अरेस्ट और एक टर्म होता है डिटेंशन, समझिएगा अच्छे से। यानी कि जब अरेस्ट वर्ड मतलब पहले मैं ये बतला देता हूं कि 22 क्या बोलता है। ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, समझिएगा।
अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये अलग अलग क्यों कह रहे हैं? अरेस्ट से भी प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब सेफ गार्ड मैकेनिज्म समझ लीजिए उसको, सेफ गार्ड मैकेनिज्म अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक्चुअली अरेस्ट कब वर्ड यूज करते हैं कि दैट पर्सन, दैट जो वो आदमी ने क्या किया, दैट पर्सन एक्चुअली हैड कमिटेड एनी क्राइम, है ना। जैसे कि मान लीजिए ऑर्डिनरी लॉ है अपने पास, डॉरी प्रोहिबिशन लॉ एक्ट है, इन्वायरमेंट के लॉज हैं, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन है, कोई भी लॉज का अगर किसी पर्सन ने स्पेसिफिकली या उस मतलब किसी ने भी अगर वायलेशन किया है एंड वी हैव एविडेंस, पुलिस हैव एविडेंस कि हाँ इसका वायलेशन हुआ है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, क्या कि एक्यूज्ड है वो। बट एक केस ऐसा समझिए कि जहां पे उस पर्सन ने एक्चुअली हैड नॉट कमिटेड एनी क्राइम बट इन फ्यूचर इट सीम्स दैट ही मे कमिट क्राइम, मतलब दैट पर्सन मे कमिट क्राइम, यानी कि क्या बोल रहे हैं, एक तरफ अरेस्ट में क्या है कि देयर इज सर्टेन एविडेंट कि उसने लॉ का वायलेशन किया है, और डिटेंशन के केस में क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली दैट पर्सन हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम बट इन फ्यूचर इट सीम्स दैट ही मे कमिट क्राइम, दैट पर्सन मे कमिट क्राइम। यानी कि अरेस्ट वाला में एक्चुअली है और डिटेंशन वाले में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल थ्रेट है, फ्यूचर, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, सस्पिशन के बेसिस पे उसको हम कन्विक्ट कर रहे हैं, कन्विक्शन उसका हो रहा है। यहां तक क्लियर? मतलब in this case there is evidence and in this case actually person has not committed crime, हम फ्यूचर थ्रेट, पोटेंशियल थ्रेट के बेसिस पे या सस्पिशन के बेसिस पे कर ले रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 22 का मैकेनिज्म इसी को डील करता है, ये बोलता है क्या कि आपको दोनों ही केसेस में सेफगार्ड मैकेनिज्म या प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। अरेस्ट के केस में कैसे, लेट्स से कि अरेस्ट के केस में सेफगार्ड मैकेनिज्म कैसे अवेलेबल हो जाता है, बोला जाता है क्या कि दैट arrested person must be produced before magistrate within 24 hours and this excludes the time of journey। और इस अरेस्टेड पर्सन को जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका अरेस्ट इलीगल हो जाता है, अनलेस मतलब लॉज कोई हो उस डायरेक्शन में। तो उसके बाद बोला जाता है दिस पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के पास एनफ रिप्रेजेंटेशन का राइट है, यानी दिस पर्सन हैज डिफेंडिंग राइट्स, वो अपनी पसंद का लॉयर रख सकता है। एंड व्हाट अबाउट दिस लॉ, यानी कि इसके अंदर में इस अरेस्ट वाले टर्म में अगर कोई पर्सन है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरेस्ट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, समझ गए, अरेस्ट अंडर ऑर्डिनरी लॉ जो कि एग्जिस्ट करता है, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं ऑर्डिनरी लॉ। इसके केस में हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा हम लोग इंटरचेंजेबली वही वर्ड को यूज करते हैं अरेस्ट और डिटेंशन, बट बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बोल दिया। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्योंकि मैकेनिज्म में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एविडेंस है, यहाँ पे तो इसने कुछ किया ही नहीं। एग्जांपल आप न्यूयॉर्क मूवी का देख सकते हैं, डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, क्लियर है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, इस लॉ को बनाया आपने देखा होगा, बहुत सारे यूएपीए वाले लॉज है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है अपने पास, तो अपने पोसा शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूं, है ना। तो ये सारे लॉज हैं अपने पास, आपने सुना होगा बहुत पहले पोटा था which was repealed in the year 2004, संजय दत्त के ऊपर में सुना होगा आपने टाडा, तो ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ। अभी मोर रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज पेपर अगर पढ़ते हैं तो गुंडा एक्ट के बारे में, है ना, गुंडा एक्ट जो कि क्या है, अगर इस वाले एक्ट के अंदर में इश्यूज देखेंगे ना आप, तो जो चप्पल चोर होते हैं ना उनको भी इस लॉ के अंदर में आजकल अरेस्ट किया जा रहा है, समझ पाए, इस लॉ के मिसयूज के प्रोविजन या कोर्ट का कंसर्न ओवर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। साउथ के बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, गुंडा एक्ट बना लिया। इसके अंदर में क्या है कि जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं जियोपार्डाइज हो रही है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले मामले से डील कर दिए जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर में सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे जो डिटेन्ड पर्सन है उसको अपने आप को डिफेंड करने का राइट है, उसको मैटर डिस्क्लोज किया जाता है। कंडीशन इज दैट कि अगर मैटर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो नहीं किया जाएगा, क्लियर। यहां पे एक चीज देखिएगा, दैट डिटेन पर्सन, मतलब ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब प्राइमरीली शैल बी डिटेन फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 months, है ना। अगर मतलब उसको आप डिटेन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको 3 months के लिए मैक्सिमम डिटेन कर सकते हैं। अगर इस ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा, एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन आपको चाहिए होगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड ओपाइंस दैट कि हाँ इसका डिटेंशन पीरियड शुड बी एक्सीडेड, तभी जाके कर सकता है, यानी क्या कि बिना इसके एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन, और एडवाइजरी बोर्ड क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया सिवाय इसके क्या कि जो जज ऑफ हाई कोर्ट है ना, दे आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ
एडवाइजरी बोर्ड, समझ गए। बाकी पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया है टू मेक क्लासिफिकेशन अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ द केसेस, है ना, कि मैक्सिमम, यहाँ पे देखिएगा एक चीज और है कि पार्लियामेंट को ही एम्पावर कर दिया जाता है क्या कि आप जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा टू फॉर द डिटेंशन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये कुछ भी नहीं मेंशन है। पार्लियामेंट को एम्पावर तो कर दिया जाता है, बट कुछ भी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स या क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है, तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में है, बट ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आप देखिए कहीं ना कहीं ये वाला चीज यहाँ पे तो पर्सन कुछ कर ही नहीं रहा है ना, इनफैक्ट एक तरफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज, अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल दिया आपको इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को हाईलाइट करते हुए, मतलब वो यूपी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस का मामला, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही क्या बोल रहा है क्या कि भाई किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि ये भी बोलता है कि चलिए ठीक है डिटेंशन तो हो जाएगा, बट सफिशिएंट सेफगार्ड मैकेनिज्म भी है। तो कहीं ना कहीं क्या है क्या कि ये अपने पास देखिए कंसर्न है, इस पे कंसर्न है, इट इज इन दिस रिगार्ड कि 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है और वो ये बोलता है क्या कि ये जो डिटेंशन पीरियड है ना फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स, है ना, आपको ध्यान होगा कि देखिए चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अलग में। अपने पास जो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ना, यही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, समझ गए बात को। तो ये पहला लॉ था, दैट वाज रिप्लेस्ड एंड मतलब पीडीए के बाद एक नया लॉ आया, इसको एक्चुअली 1969 में एंड कर दिया जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। एक नया लॉ आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, है ना, मीसा आपका आया है 1971 में, विच वाज फर्दर रिपील्ड इन द ईयर 1978। कुछ रिलेट करने की कोशिश करिए, ये कब की बात है 1971। आप समझ पा रहे होंगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल, लालू यादव जी की बड़ी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उसी के नाम पे रखा गया है, समझ गए ना। तो टाइम सोशल डायनेमिज्म के रिगार्डिंग लॉज बनाए गए, फिर उसको फर्दर रिपील कर दिया जाता है एज लाइक, इसके एग्जाम मीसा को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीडीए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपना ओवरऑल चीजों को देखेंगे ना, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मतलब नेशनल इमरजेंसी के अंदर में यही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को मिसयूज, मतलब इसी लॉ को मिसयूज करके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट मतलब डिटेन कर लिया गया। तो देखिए एक चीज क्लियर है, ये अरेस्ट एंड डिटेंशन आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। अरेस्ट जब होता है तो आप ध्यान रखिएगा, और डिटेंशन अगर टेक्निकल वे में जोड़ेंगे और यूज करेंगे तो डिटेंशन का मामला अलग होता है, जो कि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ही होता है सिर्फ और सिर्फ, और जबकि अरेस्ट जो है वो आपका ऑर्डिनरी लॉ के अंदर में होता है। होपफुली क्लियर है सारी चीजें। अगला है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और लॉज। तो जब देखिए बार बार बात हो रही थी क्या कि प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब एडॉप्शन हुआ प्रीएम्बल था उस टाइम पे, और प्रीएम्बल एक्चुअली क्या है कि प्रीएम्बल जब हमारा बना तो उसको देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ध्यान होगा ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो किसके द्वारा मूव किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं क्या कि व्हाट इज फिलॉसफी बिहाइंड सेटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के ना होने का एक एक्सपीरियंस था, एंड इंडियन सोसाइटी की नीड को अंडरमाइन करना, एक्सप्लॉइट करना, उन सारे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। दैट्स व्हाई यानी कि क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि क्या था, बेसिक सिविल राइट्स गारंटी करना, है ना, जो कॉमन हार्मोनी यानी कि इंटीग्रिटी वाले एस्पेक्ट को करना, सोवरेन वाली चीजों को इंक्लूड करना, सोसाइटल डाइवर्सिफिकेशन यानी डाइवर्सिटीज को कर्ब करना, सोशल इक्विलिटी को प्रमोट करना, ये सारी चीजें यानी कि इंडिविजुअल्स के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करना। तो थ्रू द मीन्स ऑफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डीपीएसपी के प्रोविजंस के थ्रू, और ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के थ्रू। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, यानी कि यही सारी चीजें जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर में आता है, और फर्दर इट बिकेम बेस फॉर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, जो कि ये सारे सब्जेक्ट मैटर कंटेंट थे इसके अंदर में, एंड फर्दर इट वाज पास्ड अनअपोज्ड यानी यूनानिमसली पास कर दिया जाता है ऑन 22 जनवरी 1947 को, यानी कि इसके विरोध में कोई भी वोट नहीं डाले गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है। क्यों पास करना है, क्योंकि
डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है, दैट्स व्हाई। सो आज की क्लास में हम लोग आज के डिस्कशन में यहीं तक एंड करते हैं और होपफुली पसंद आएगा आप लोग। और फिर अगर कुछ कमेंट्स वगैरह होंगे तो आपको दीजिए, सो दैट कि और भी वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो मुझे बतलाइएगा। थैंक यू वेरी मच।